गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं अपने महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट्स ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपने जो अध्ययन है उसको अनवरत जारी रख सको। बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की हमारी बुक है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम जो हमारा प्रीवियस वीडियो कल का वीडियो था उसमें हम शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का जो पृथक्करण सिद्धांत है, शक्तियों को अलग अलग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में अलग विभाजन करना, इसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो मैं कल आपको अर्थ बता चुका हूँ कि शक्ति पृथक्करण जिसके नाम से है कि वे शक्तियाँ हैं वो अलग अलग पृथक होनी चाहिए, संविधान के द्वारा उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और कोई भी जो शक्ति है वो दूसरी जो है उसमें क्या नहीं करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक पूछ ले तो कौन था? जीन बोधा था। कौन था? जीन बोधा था। कहाँ का था? फ्रांस का था। क्वेश्चन पूछ ले कि जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, पावर्स ऑफ थ्योरी द सेपरेशन ऑफ थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स, इस सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? जीन बोधा को कहते हैं। हालांकि हमने पाश्चात्य जो दर्शन है जिसका अरस्तु, यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने भी सबसे पहले क्या किया था? शक्तियों का विभाजन किया था और उसने 3 नाम बताए थे, असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी। असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी। असेंबली व्यवस्थापिका वर्तमान समय में, मजिस्ट्रेसी कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका है। तो सबसे पहले, परंतु उसने व्यवस्थित नहीं किया था, सबसे पहले पृथक्करण की शुरुआत किसने की थी? अरस्तु ने की थी। उसके बाद में शक्तिकरण, जो ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है इसका जनक जीन बोधा को कहते हैं, जो कहाँ के थे? फ्रांस के थे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वास्तविक, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को वास्तविक व अंतिम रूप देने का श्रेय किसको है? मोंटेस्क्यू को है। ध्यान रखना, सबसे पहले प्रयोग करने वाला कौन था? तो अरस्तु था। उसने 3 नाम इसके लिए प्रयोग किए थे। कौन कौन से? असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी, विमर्शकारी कार्यपालिका और न्यायपालिका। उसके बाद में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? जीन बोधा को। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को वास्तविक, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, इसको वास्तविक व अंतिम रूप देने का श्रेय वो किसको है? मोंटेस्क्यू को है। किसको है? मोंटेस्क्यू को है। मोंटेस्क्यू भी फ्रांस के थे और मोंटेस्क्यू की एक बुक है जिसका नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। पूछ ले, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ क्या है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का सबसे पहले प्रयोग कौन करने वाला कौन था? अरस्तु था। कौन कौन से उसने, अरस्तु ने किन किन जो शक्ति पृथक्करण है, तो अरस्तु ने राजनीति शास्त्र में किन जो विभागों में बांटा था? तो असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी, वर्तमान व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? जीन बोधा को। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को वास्तविक व अंतिम रूप देने का श्रेय किसको है? तो किसको है? मोंटेस्क्यू को। और मोंटेस्क्यू है, इसकी बुक का नाम क्या है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज। और तो ये ध्यान रखना है, द मोंटेस्क्यू की बुक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज है। तो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का वास्तविक एवं अंतिम रूप देने का श्रेय फ्रांसीसी दार्शनिक मोंटेस्क्यू को है। उसने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत की, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की, मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में स्पष्ट एवं विस्तृत व्याख्या की। तो इसलिए इसको किसको? मोंटेस्क्यू को वास्तविक और अंतिम जनक है वो कहा जाता है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का। और मोंटेस्क्यू के समय फ्रांस में जो शासन था वो किस प्रकार का था? निरंकुश था। निरंकुश, उस समय राजतंत्र था, वो क्या था? निरंकुश था। उस पर किसी प्रकार का क्या नहीं था? अंकुश नहीं था। इसलिए उसने, मोंटेस्क्यू ने तात्कालीन जो समस्या थी, परिस्थितियां थी, उनकी आवश्यकताओं को महसूस करते हुए क्या किया कि भाई शक्तियों का क्या होना चाहिए? पृथक्करण होना चाहिए। और इसीलिए शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को वास्तविक और अंतिम रूप देने का श्रेय मोंटेस्क्यू को है, क्योंकि तात्कालीन उसके समय में फ्रांस में निरंकुश शासन था और उन्होंने अपनी बुक है, पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें इसका क्या किया है? विस्तृत विवेचन किया है। सम्राट लुई 14 ने ब्रिटेन के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के या ब्रिटेन के थे? कौन? सम्राट लुई 14वें। कौन थे? सम्राट लुई 14वें। इन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। पूछ ले, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा? तो किसने कहा? लुई 14वें ने। कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। आई एम द स्टेट किसने कहा? तो किसने कहा? लुई 14वें ने। क्योंकि ये क्या कहते थे कि भाई मैं राजा हूँ, मैं सम्राट हूँ और मेरे को क्या है, मैं जो कहता हूँ या राज्य में ही हूँ, मैं जो आदेश देता हूँ वो आदेश आपको क्या करना चाहिए? मानना चाहिए, क्योंकि मैं ही राज्य हूँ। सम्राट लुई 14वां ने कहा मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। मोंटेस्क्यू इंग्लैंड की
तात्कालीन जो सीमित राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, मोंटेस्क्यू था, फ्रांस और इंग्लैंड पास में ही है। तो मोंटेस्क्यू जो ब्रिटेन की, उस समय ब्रिटेन में राजतंत्र था, परंतु वहाँ पर शासन क्या था? सीमित शासन था। हमने जब पढ़ा था कि ब्रिटेन में जो प्यूरिटन क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, वहाँ पर कार्यपालिका और विधायी शक्तियों को क्या कर दिया था? अलग अलग कर दिया था। मतलब राजतंत्र की शक्तियाँ क्या कर दी थी? सीमित कर दी थी। और मोंटेस्क्यू ब्रिटेन की इस सीमित राजतंत्र था, परंतु राजतंत्र के पास क्या थी? शक्तियाँ सीमित थी। तो मोंटेस्क्यू जो फ्रांस के थे, ब्रिटेन की जो ये अलग ये बात है, ये 14वीं शताब्दी की बात है। 16वीं शताब्दी में ब्रिटेन में भी क्या हो गया था? राजतंत्र था, परंतु उसके पास शक्तियां क्या थी? सीमित थी। और मोंटेस्क्यू फ्रांस के, क्योंकि फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था और ब्रिटेन के इस सीमित राजतंत्र से मोंटेस्क्यू क्या था? मोंटेस्क्यू प्रभावित था। मोंटेस्क्यू इंग्लैंड की तात्कालीन सीमित राजतंत्रात्मक व्यवस्था से प्रभावित हुआ तथा मोंटेस्क्यू ने अनुभव किया कि निरंकुश राजतंत्रात्मक व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा है। मोंटेस्क्यू ने अनुभव किया कि जो निरंकुश ये राजतंत्र है, ये व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसके लिए क्या है? खतरा है। और हमारा ही पड़ोसी देश है ब्रिटेन, वहाँ पर क्या राजतंत्र है, परंतु वहाँ पर क्या सीमित है? वहाँ पर कार्यपालिका और विधायी की शक्तियों को क्या कर दिया गया है? पृथक कर दिया। तो इस व्यवस्था से, ब्रिटेन की इस सीमित राजतंत्रात्मक व्यवस्था से मोंटेस्क्यू क्या थे? प्रभावित थे। और इसीलिए इसने अपनी जो बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है, इसको वास्तविक और अंतिम है इसका दिया और विस्तृत विवेचन किया। शक्ति पृथक्करण के बहुत सारे इसने क्या बताए? फायदे बताए। मोंटेस्क्यू के विचार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा तथा न्याय की स्थापना के लिए शक्तियों का विभाजन आवश्यक है। मोंटेस्क्यू को लग गया कि जो फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र है, राजतंत्र को राजा को किसी प्रकार से रोक नहीं सकते, तो व्यक्ति की अगर रक्षा करनी है, स्वतंत्रता करनी है और अगर न्याय चाहिए तो क्या होगा? तो शक्तियों का पृथक्करण होना जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति को राजतंत्र है उसको हम रोक नहीं पाएंगे। मोंटेस्क्यू ने शासन के प्रत्येक विभाग की शक्ति को सीमित, मोंटेस्क्यू ने जो शासन का प्रत्येक विभाग, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इनकी शक्तियों को क्या? मर्यादित, कि शासन का जो प्रत्येक विभाग है उसकी शक्तियां वो क्या होनी चाहिए? शक्ति सीमित और मर्यादित रहते हुए अपने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण न करने तथा प्रतिरोध और संतुलन की स्थिति को बनाए रखने पर बल दिया। मोंटेस्क्यू ने कहा कि शासन का जो प्रत्येक विभाग है, प्रत्येक डिपार्टमेंट है, उसको अपनी शक्ति होनी चाहिए, परंतु उसकी शक्ति क्या होनी चाहिए? सीमित और मर्यादित होनी चाहिए, ताकि वो अपने क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं कर सके, वो किसी के साथ में अत्याचार नहीं कर सके, तो वो अतिक्रमण न कर सके और प्रतिरोध और संतुलन की स्थिति को बनाए रखे और शासन क्या चल सके? सीमित रूप से आराम से चल सके। ये बात को किसने कही? मोंटेस्क्यू ने कही। मोंटेस्क्यू के बाद एक अंग्रेज विचारक था ब्लैकस्टोन। मोंटेस्क्यू के बाद में एक अंग्रेज विचारक था ब्लैकस्टोन। मोंटेस्क्यू के बाद में एक अंग्रेज विचारक था, कौन? ब्लैकस्टोन। और ब्लैकस्टोन ने कहा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का, और मोंटेस्क्यू के बाद में ब्लैकस्टोन है, इसने जो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है इसका समर्थन किया और इन्होंने एक बुक भी लिखी। किसने? ब्लैकस्टोन ने। वो आ सकती है परीक्षा में, तो ध्यान रखना। कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। तो ध्यान रखना है, मोंटेस्क्यू के बाद में एक अंग्रेज विचारक था ब्लैकस्टोन, इसने बुक लिखी थी कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, और इसमें इसने भी क्या किया? शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का समर्थन किया। तो ब्रिटिश विचारक ब्लैकस्टोन ने भी कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इसने शक्ति पृथक्करण जो मोंटेस्क्यू ने दिया था उस सिद्धांत का क्या किया? समर्थन किया। तो मोंटेस्क्यू के बाद अंग्रेजी विचारक ब्लैकस्टोन है, इसने अपनी बुक लिखी थी कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। इस बुक में इसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन किया। और अमेरिकी विद्वान मेडिसन, कल हमने परिभाषा भी पढ़ी थी शक्ति पृथक्करण की, अमेरिकी विद्वान था मेडिसन। तो अमेरिकी जो विद्वान मेडिसन है, और इस मेडिसन ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, मेडिसन ने भी कहा कि व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है
अमेरिकी जो विद्वान है, अमेरिकी विद्वान मेडिसन ने भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्ति जो विभाजन है उसको आवश्यक बताया। मेडिसन है अमेरिका में जो संविधान का निर्माण हुआ था उस संविधान के ये सदस्य थे, और मेडिसन ने भी अमेरिकी विद्वान थे। इन्होंने जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है कि अगर व्यक्ति को स्वतंत्रता देनी है व्यक्तिगत रूप से तो इसके लिए शक्ति का विभाजन होना जरूरी है। निरंकुश शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, उसके लिए शक्ति का पृथक्करण होना, शक्ति का विभाजन होना क्या है, जरूरी है। तो ब्लैकस्टोन के बाद में मेडिसन अमेरिकी विद्वान है और इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्ति जो विभाजन है उसका क्या किया, समर्थन किया। मेडिसन ने व्यवस्थापन, प्रशासन और न्याय, मेडिसन ने व्यवस्थापन, प्रशासन व न्याय, मेडिसन ने व्यवस्थापन, व्यवस्थापिका, विधानमंडल, प्रशासन, सरकार व न्याय, इन सभी शक्तियों का इन सभी शक्ति का जो एकीकरण है इसको इन्होंने क्या कहा, अत्याचारी शासन कहा। क्या कहा, अत्याचारी शासन कहा। तो अमेरिकी विद्वान मेडिसन ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्ति जो विभाजन है उसका समर्थन किया कि अगर शक्ति किसी एक व्यक्ति के या एक संस्था के हाथ में होगा तो वो क्या करेंगे, व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी और वो शासन क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, उस पर किसी प्रकार का क्या नहीं रहेगा, अंकुश नहीं रहेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, शक्ति का विभाजन होना चाहिए। और व्यवस्थापन, प्रशासन और न्याय, अगर तीनों शक्तियाँ किसी एक ही व्यक्ति या संस्था के हाथ में आ गए तो उस शासन को हम क्या कहेंगे, अत्याचारी शासन कहेंगे। किसने कहा, मेडिसन ने कहा था। तो इस प्रकार जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है इसका अर्थ यही होता है कि शक्तियों के एकत्रीकरण से सार्वजनिक जो एक स्वतंत्रता है, शक्तियों के एकत्रीकरण या शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में होगी तो इससे सार्वजनिक क्या होगा, हनन होगा। इसलिए शक्ति पृथक्करण होना जरूरी है। शक्ति किसी एक डिपार्टमेंट या एक संस्था या एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जेफरसन ने भी विधायिनी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक शक्तियों के एक ही हाथ में केंद्रीकरण को निरंकुशता की संज्ञा दी। जेफरसन भी एक अमेरिकी विद्वान था। जेफरसन ये भी अमेरिकी विद्वान थे और इन्होंने भी कहा कि जो जेफरसन ने भी विधायिनी, कार्यकारिणी, वही बात इन्होंने कही, विधायिनी या विधायिकी, कार्यकारिणी, विधायिकी, कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियाँ वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। जेफरसन ने कहा कि विधायिनी, कार्यकारिणी तथा न्यायिक शक्तियों के एक ही हाथ में केंद्रीकरण को क्या कहेंगे, निरंकुशता ही कहेंगे। तो जेफरसन ने भी मेडिसन की इस बात का समर्थन किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्ति विभाजन है वो आवश्यक है। अगर व्यवस्थापन, प्रशासन और न्यायिक शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी तो उसे हम अत्याचारी शासन कहेंगे। और टॉमस जेफरसन है, इन्होंने भी कहा कि विधायिकी, कार्यकारिणी और न्यायिक शक्तियाँ हैं ये किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। अगर ये शक्तियाँ किसी एक व्यक्ति के हाथ में होगी या शक्तियों का इसमें केंद्रीकरण होगा, एक ही व्यक्ति के हाथ में होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, निरंकुश शासक कहेंगे। निरंकुश शासन या निरंकुश शासक है वो कहेंगे। तो विभिन्न विद्वानों ने शक्ति पृथक्करण जो सिद्धांत है इसके बारे में बताया है। फ्रांस में अधिकार घोषणा की धारा 16 में, फ्रांस में जब अधिकारों की घोषणा की गई थी, फ्रांस में जब अधिकारों को स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के लिए 1789 में वहाँ पे क्रांति हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 में। तो फ्रांस में जो अधिकारों की घोषणा की गई थी उसकी जो धारा या अपन अनुच्छेद कह सकते हैं, अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि फ्रांस में अधिकार घोषणा की धारा 16 में कहा गया है कि जिस देश और समाज में अधिकार विभाजन नहीं है वहाँ कोई संविधान नहीं है। जहाँ पर अधिकार विभाजन नहीं है, धारा 16 में कहा गया है अधिकार विभाजन नहीं है, वहाँ पर कोई संविधान नहीं है। किस में कहा गया है, धारा 16 में कहा गया है। और भारतीय संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के स्थान पर किस सिद्धांत को अपनाया गया है, शक्तियों के पूछ लेके भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत को अपनाया गया है। शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत को अपनाया गया है। तो इस बात का ध्यान रखना, हमने जो आज हमारा ये भाग 2 ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत है इसके बारे में हमने चर्चा की है विस्तृत। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक जीन बोधा को कहते हैं। सबसे पहले प्रयोग अरस्तु ने किया था। 3 नाम बताए थे या शक्ति विभाजन के लिए 3 जो है उसका प्रयोग किया था। किसका, असेंबली, मजिस्ट्रेसी और जुडिशरी। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का जनक जीन बोधा को फ्रांस के थे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को वास्तविक व अंतिम रूप देने का श्रेय मोंटेस्क्यू को अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में, इसने तत्कालीन समय में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र था तो इसका विस्तृत रूप से विवेचन किया है। ये ब्रिटेन का सम्राट लुई 14 था। सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं ही राज्यों या आई एम द स्टेट किसने कहा था, तो ये लुई 14 ने कहा था। कहाँ के थे ये,
सम्राट है। और ब्लैकस्टोन है, इन्होंने ये कमेंट्रीज ऑन द लॉज, ये लुई 14वें, सॉरी फ्रांस का था, लुई 14वें कहाँ के थे, लुई 14वें है, ये कहाँ के शासक थे, फ्रांस के थे, सॉरी ध्यान रखना इस बात का। सम्राट लुई 14वां फ्रांस का था। इन्होंने कहा था रोमन साम्राज्य का मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, निरंकुश राजतंत्र था। और ये मोंटेस्क्यू है, ये ब्रिटेन के जो सीमित राजतंत्रात्मक शासन है इससे क्या था, प्रभावित था। इसलिए इसने अपनी जो बुक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें शक्तिभाजन की बात कही। और ब्लैकस्टोन ये अंग्रेज विचारक है जिसने अपनी बुक कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड, इसमें भी इस मोंटेस्क्यू के शक्तिप्रकरण सिद्धांत का समर्थन किया। और मेडिसन, इन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए शक्तिभाजन आवश्यक है, और व्यवस्थापन, प्रशासनिक और न्याय संबंधी जो शक्तियाँ अगर एक ही व्यक्ति के हाथ में है तो उसे हम क्या कहेंगे, अत्याचारी शासन कहेंगे। और जेफरसन ने भी इसी बात का समर्थन किया। और विधायकी, कार्यपालिका और न्यायिक शक्तियां अगर एक हाथ में है तो उसे उन्होंने क्या कहा, निरंकुश शासक कहा। और फ्रांस के अधिकार घोषणा धारा 16 में कहा गया कि अगर अधिकारों का विभाजन नहीं किया गया तो वहाँ पर क्या नहीं है, संविधान नहीं है। और हमारे देश भारत में संविधान में ये शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की जगह क्या अपनाया गया है, शक्तियों के समन्वय का, यहाँ पर समन्वय किया गया है, कॉम्बिनेशन किया गया, शक्तियों के समन्वय के सिद्धांत है। इसका क्या गया, लुई 14वां जो है वो कहाँ के थे, फ्रांस के थे। इन्होंने कहा था मैं ही राज्य हूँ, पूछ ले मैं ही राज्य हूँ, किसने कहा था, तो लुई 14 ने कहा था। ये कहाँ के शासक थे, फ्रांस के थे। इस बात का ध्यान रखना। मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को अच्छी तरह से देख लेना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।